आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब हम लोग अपने अगले हेडिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। आपका हेडिंग है प्रिंट एंड डिसेंट। आपको पता है यूरोप में 17th और 18th सेंचुरी में प्रिंट रेवोल्यूशन होता है। प्रिंट कल्चर के आने की वजह से यूरोप में एक रीडिंग कल्चर डेवलप होता है। कैसे? जैसे अब मास पब्लिकेशन ऑफ बुक्स होगा या मास पब्लिकेशन ऑफ कंटेंट होगा, तो लोगों के पास डिफरेंट सब्जेक्ट के जो बुक्स हैं वो अवेलेबल होंगे। तो लोगों के पास बुक्स अगर अवेलेबल होंगे तो बुक्स को रीड करेंगे, उसके मीनिंग समझेंगे और उसके मीनिंग्स का अपने तरह से इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। तो ऐसे यूरोप में रिलीजियस सब्जेक्ट के जो बुक्स थे जब वो भी पब्लिश्ड होते हैं तो कई सारे जो लोग थे उसको स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद रिलीजन के क्या डेफिनेशन है, क्या इंटरप्रिटेशन है, उसको डिफाइन करना शुरू करते हैं। चाहे पढ़े लिखे लोग हों या लिटिल एजुकेटेड, चाहे कम पढ़े लिखे लोग हों, वो रिलीजियस लिटरेचर वाले बुक्स के मीनिंग्स को डिफाइन करना शुरू करते हैं। उस वक्त यूरोप में रिलीजन को डिफाइन करना केवल चर्च का काम था। अगर कोई नॉन चर्च या कोई चर्च का मेंबर नहीं है वो रिलीजन को अगर डिफाइन करता है तो ये एक तरह से बहुत बड़ा सिन या बहुत बड़ा पाप था। तो ऐसा यूरोप में होता है। एक मोनोशियो नाम के एक मिलर थे, मिल में काम करने वाले लिटिल एजुकेटेड पर्सन थे। तो जब उनके लोकेलिटी में, उनके एरिया में बुक अवेलेबल था, उन्होंने बाइबल बुक को पढ़ा। बाइबल जो है क्रिश्चियन का होली बुक है, उसको पढ़ा और उसके मीनिंग्स को डिफाइन किया। उन्होंने गॉड या भगवान के बारे में अपने व्यूज़ जो हैं प्रेजेंट किए। तो उनके इस आइडिया से जो रोमन कैथोलिक चर्च के लोग थे बहुत इनरेज्ड होते हैं, बहुत गुस्से में आते हैं। तो रोमन कैथोलिक चर्च ने क्या किया, उनके खिलाफ इंक्वायरी करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके जो आइडिया हैं हेरेक्टिकल हैं। हेरेक्टिकल का मतलब क्या होता है कि मुनोसियो के ऊपर आरोप लगाया गया कि आपके जो आइडिया हैं एंटी चर्च हैं। मुनोसियो को जो है 2 बार गिल्टी हेल्ड किया गया और फाइनली उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो रोमन कैथोलिक चर्च जो था वो इस टाइम पे, मीन्स जिस वक्त ये घटना घटी थी उसके बाद रोमन कैथोलिक चर्च ने एक इंडेक्स बनाना शुरू कर दिया और उसमें मेंशन किया कि उसके बिना परमिशन से रिलीजन संबंधित जो है कोई बुक जो है वो पब्लिश नहीं होनी चाहिए। बुक्स वगैरह पे वो कंट्रोल करना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे डिसेंट का मतलब क्या होता है, रिलीजन को मैं, मतलब मैं एक लिटिल एजुकेटेड पर्सन हूँ और मैं रिलीजन को अपने तरह से डिफाइन करूँगा। तो अगर मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ तो मैं चर्च के खिलाफ काम कर रहा हूँ, तो इट मीन्स मैं चर्च के अगेंस्ट में जा रहा हूँ। तो प्रिंट कल्चर की वजह से जो लोग चर्च को डिसरिगार्ड करते थे तो ऐसे डिसेंट लोगों ने चर्च के खिलाफ जो है बहुत सारे पॉइंट अपने रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इमेज है इसका मतलब क्या है कि जो प्रिंट है या प्रिंट को स्केलेटन के दौर पर दिखाया गया है कि जो प्रिंटिंग मशीन है उसको नॉन ह्यूमन कंट्रोल कर रहे हैं और ये इंसान के लिए बहुत ही नेगेटिव मैसेज है फ्यूचर के लिए। आपका अगला जो हेडिंग्स है वो है रीडिंग मैनिया। रीडिंग मैनिया का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ को लेकर एक एक्साइटमेंट होता है, एक एंथुजियाज्म होता है, एक बहुत ही एक उत्साह होता है, उसी को हम मानिया कहते हैं। जैसे आपके यहाँ जब कोई चीज़ नया आता है, जैसे आप लोग देखते हो कि आपके घर में कोई नई बाइक आती है या नया कार आता है, या आपके घर के लोग जो होते हैं जब कोई मतलब किसी चीज़ को अचीव करते हैं तो उस चीज़ को लेकर बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होता है। या यहाँ हम ये भी कह सकते हैं जब किसी नई चीज़ की खोज होती है तो उसमें उस चीज़ को लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं। तो रीडिंग मानिया का मतलब क्या है कि यूरोप में 18th और 19th सेंचुरी में रीडिंग को लेकर लोग बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही उत्सुक थे, उसी को हम रीडिंग मानिया कहते हैं। तो सबसे पहले यूरोप में आप देखेंगे कि यूरोप में रीडिंग को लेकर एक मतलब एक्साइटमेंट क्यों था। तो यूरोप में एजुकेशन या लिटरेसी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है 17th और 18th सेंचुरी में। उसके अलावा जो चर्चेज ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, डिफरेंट डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है कि क्रिश्चियन जो होते हैं वो डिफरेंट, जैसे क्रिश्चियनिटी में ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं कैथोलिक हूँ तो कैथोलिक चर्च का मेंबर होने के नाते मैं जीसस क्राइस्ट के बारे में डिफरेंट ओपिनियन होल्ड करता हूँ। जैसे इंडिया में हिंदू लोग होते हैं तो हिंदू लोग हिंदू धर्म के बारे में डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, तो ऐसे चर्च में भी है। तो एजुकेशन की वजह से, डिफरेंट डिनोमिनेशन की वजह से और स्कूल वगैरह बनने की वजह से यूरोप में क्या होता है, लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ जाती है 18th सेंचुरी के आसपास से। 60 से 80% लोग पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं। लिटरेसी और स्कूल के आ जाने से यूरोप में क्या होता है, रीडिंग मानिया, मतलब जिससे यहाँ से आपका सवाल पूछे यूरोप में रीडिंग मानिया कैसे होता है, तो रीडिंग को लेकर एक्साइटमेंट कैसे बढ़ता है, लिटरेसी रेट बढ़ने की वजह से, डिनोमिनेशन की वजह से, उसके अलावा स्कूल के रूरल एरिया में स्कूल के खुलने की वजह से, ये सब मतलब रीडिंग मानिया यूरोप में फैल जाता है। उसके बाद आपका अगला हेडिंग आता है कि अब यहाँ पे
यहाँ पे आपका सवाल बनेगा कि यूरोप में जो प्रिंट पब्लिशर थे उन्होंने किस तरह की स्ट्रेटजी या किस तरह की प्लानिंग किया था जिससे कि उनके बुक्स जो हैं वो डिफरेंट लोगों तक पहुँच सके। जैसे आप दुकान पे किताब खरीदने जाते हो तो कभी कभी दुकानदार जो है किताब के साथ आपको कुछ गिफ्ट करते हैं जिससे आप किताब को अच्छे से मतलब किताब को आप उस दुकान पे बार बार जाएं, या कैलेंडर वगैरह आपको मिल जाता है। तो ये मतलब दुकानदारों की एक तरह से प्लानिंग होती है। या जो पब्लिशर होते हैं, जैसे आप देखते हैं ना कि इस वक्त आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है, तो जो डिफरेंट पब्लिशर्स होते हैं वो टीचर्स तो क्या करते हैं डिफरेंट पब्लिकेशंस किताबें अवेलेबल कराती हैं, तो हम लोग आपको उन किताबों के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो आप लोग उन किताबों को खरीदेंगे या गाइड खरीदेंगे या सैम्पल पेपर खरीदेंगे तो आपको बहुत फ़ायदे होंगे। तो ऐसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूरोप में जो यूरोप के लोग थे वो किस तरह के प्लानिंग की, मतलब यूरोप में जो पब्लिशर थे वो क्या प्लानिंग करते थे जिससे कि उनके बुक्स वगैरह मैस बहुत अधिक तक लोगों तक पहुँच सके। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि एक्सप्लेन द प्लानिंग ऑफ बुक पब्लिशर टू टारगेट वैरायटी ऑफ ऑडियंस। डिफरेंट ऑडियंस तक अपने बुक्स पहुंचाने के लिए वो क्या क्या प्लानिंग करते थे। तो उनका सबसे पहले क्या है, पैडलर के माध्यम से। पैडलर का मतलब क्या होता है, जो घूम करके या रोम करके या मूव करके डिफरेंट प्लेस पे जाते हैं और किताब बेचते हैं, तो उनको हम पैडलर कहते हैं। तो पैडलर के थ्रू अपनी किताबें सेल करवा रहे थे। उसके अलावा एल्मनाक या रिचुअल कैलेंडर, इसमें क्या होता है, जैसे आप मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो मार्केट में सामान के साथ साथ दुकानदार जो होते हैं आपको कैलेंडर या आपको जो है गिफ्ट शेयर करते हैं, तो आप जो है उस दुकान पे बार बार जाने का प्रयास करते हैं। तो एल्मनाक या रिचुअल कैलेंडर, जिसमें जैसे क्रिश्चियन कैलेंडर को आप परचेज करेंगे तो क्रिश्चियन रिलीजन के कई सारे पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे, या क्रिश्चियन रिलीजन के कई सारे मतलब रिलीजन के जो पार्ट्स होते हैं उस कैलेंडर में छपा होता है। जैसे हम लोग कैलेंडर खरीदते हैं तो उसमें चौपाई, दोहा, भगवान के सीन ऐसे होते हैं, वैसे उसमें भी था। उसके अलावा यूरोप में आप देखेंगे तो यूरोप में क्या किया गया, इंग्लैंड में चैप बुक को पब्लिकेशन किया गया। चैप बुक मतलब पैनी चैप बुक। तो पैनी चैप बुक का मतलब क्या होता है कि जैसे जो छोटी छोटी वो होती हैं कित कापी वो होती हैं, चैप बुक मीन्स आप एक तरह से पॉकेट में उसे लेकर जा सकते हैं। उसके अलावा एक आपका है बिलिथ भी, बिलिथ ल्यू। इसमें क्या है कि जो क्वालिटी या पेपर है बहुत पुअर रहेगा लेकिन बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल रहेगा। तो ऐसी जो किताबें होती हैं, पेपर होता है, उससे हम बिलिथ का ब्लू कहते हैं। उसके अलावा रोमांटिक स्टोरी भी कवर किए जाने लगे हैं। तो आपको अगर सवाल पूछेगा कि यूरोप में पब्लिशर्स ने क्या प्लानिंग किया था अपने किताबों को पहुंचाने के लिए, तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैडलर के थ्रू, एल्मनक के थ्रू, या चैप बुक के थ्रू, या बिलिथ ब्लू के थ्रू, या रोमांटिक के थ्रू। ये आपके की पॉइंट हो जाएंगे कि इसके थ्रू यूरोप में जो पब्लिशर्स थे वो वैरायटी ऑफ ऑडियंस को टारगेट किया करते थे। उसके बाद आपका यहाँ पे अगला पॉइंट बनेगा, जो अगला है कि प्रिंट की वजह से यूरोप में होता क्या है कि जो एंशियंट और मेडवल पीरियड के साइंटिस्ट आइडिया थे वो भी प्रिंट की वजह से पब्लिश्ड होते हैं। आइजैक न्यूटन अपने थियोरी को, अपने कंटेंट को, अपने मटेरियल्स को जो है प्रिंट के थ्रू पब्लिश करते हैं। तो उनके वजह से जो लोग थे वो काफ़ी हद तक जो साइंटिफिक माइंडेड के लोग थे, जो साइंस में इंटरेस्ट रखा करते थे, वो इनकी किताबों को अच्छी खासे पढ़ते थे। उसके अलावा जैसे थॉमस पेन हो गए, वाल्टेयर हो गए, जीन जैक्स रूसो हो गए, इनके भी मटेरियल जो थे वो लोगों तक पहुंचने शुरू हो गए। तो लोग जो हैं साइंस, रीजन और रैशनैलिटी, मतलब समाज में जो लोग थे वो साइंस और लॉजिकल और पॉइंट वाली चीज़ों को जो है समझना शुरू कर दिए, समाज में कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए। तो यहाँ पे आप लोग इन सब को तैयार करिएगा। उसके बाद आपका अगला हेडिंग आता है ट्रेम्बल देयर फॉर ट्रायंट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या होता है, इसमें एक वार्निंग है। क्या वार्निंग है, इसमें वार्निंग है कि दुनिया भर के जितने भी तानाशाह लोग हैं या टायरेंट लोग हैं उनके डरने का समय या ट्रेम्बल का समय आ चुका है। अगर आप लोग जैसे यहाँ पे जो मतलब प्रिंटिंग प्रेस को सपोर्ट करते हैं उनका यहाँ पे स्टेटमेंट है कि अगर दुनिया के तानाशाह, टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड, अगर अच्छे से नहीं रहेंगे तो उनके कांपने का समय, उनके ट्रेम्बल करने का समय आ चुका है। क्योंकि प्रिंट में सही बातें छापी जाएंगी, राजाओं के गलत काम उसमें पब्लिश्ड होंगे, राजा किस तरह से पीपल को फुलिश कर रहे हैं वो पब्लिश किया जाएगा, उनके बैड आइडिया पब्लिश किए जाएंगे। तो राजा लोग जो है मतलब एक तरह से दुनिया के निगाह में एक तरह से गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका सवाल बन सकता है कि वाई डिड नॉवेलिस्ट लुइस सेबेस्टियन मर्सिया रिमार्क्ड ट्रिम्बल देयरफॉर ट्रायंट ऑफ द वर्ल्ड। जो लुइस सेबेस्टियन थे उन्होंने क्यों कहा कि दुनिया के तानाशाहो तुम्हारे कांपने का समय आ गया है या ट्रेम्बलिंग करने का समय आ गया है। तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे आप यहाँ देखेंगे तो आपका लिखा हुआ है कि मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी या कॉमन बिलीफ था, कॉमन कन्विक्शन था कि किताब की वजह से या बुक की वजह से
प्रोग्रेस और एनलाइटनमेंट या अवेयरनेस फैल रहा है। लोग किताब पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ने की वजह से समाज में प्रगति हो रहा है, समाज में जो है अवेयरनेस आ रहा है। बुक जो है वो वर्ल्ड को चेंज कर रहा है, क्योंकि किताब पढ़ेंगे तो आप जो है अपने ट्रेडिशनल आइडिया को क्वेश्चन करेंगे या रॉन्ग आइडिया को क्वेश्चन करेंगे, अच्छे आइडिया को फॉलो करेंगे। उसके अलावा बुक की वजह से जो है सोसाइटी फ्री हो रहा है डेस्पोटिज्म से। मीन्स जो बहुत ही निगेटिव रूलर हैं या जो बहुत ही वायलेंट रूलर हैं या ऐसे रूलर जो बहुत ही अनपॉपुलर हैं, उनसे जो है अब सोसाइटी जो है फ्री हो रही है, टायरनी से फ्री हो रही है या रॉन्ग चीज़ों से फ्री हो रही है। क्योंकि किताबें आएंगी तो समाज में गलत चीज़ें अपने आप गायब हो जाएंगी। मतलब समाज में एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे रीजन और इंटेलेक्ट मीन्स लॉजिक और नॉलेज जो है रूल करेगा और एब्सोल्यूटिज्म और टायरनी जो है डिफीट होगी। तो लुईस सेबेस्टियन मर्सियर एक नॉवेलिस्ट थे, एक उपन्यासकार थे। 18th सेंचुरी में उन्होंने डिक्लेरेशन किया था कि प्रिंटिंग प्रेस जो है सबसे पावरफुल वे होता है प्रोग्रेस का, मतलब डेवलपमेंट का और पब्लिक ओपिनियन का। प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से जो लोग होते हैं अपने अच्छे आइडिया शेयर करते हैं, और जो डेस्पोटिज्म होता है या जो एंटी मतलब जो एंटी मीन्स डेस्पोटिज्म या कह सकते हो कि जो सिस्टम बहुत ही वायलेंट होता है, ऑपरेसिव होता है, जो गवर्नमेंट बहुत ही बुरी होती है, वो हट जाती है। किसकी वजह से? बुक की वजह से। तो मर्सियर ने लिखा हुआ है कि उनके उपन्यास के जो हीरो लोग हैं वो किताबें पढ़ करके जो है अपने आप में चेंज लाए हैं। तो जो बुक होता है एक तरह से एनलाइटेंड या लोगों को अवेयर करने का प्रोसेस होता है। तो वो बुक या किताबों की ताकत से वो कन्विंस थे कि किताबें जो होती हैं वो सोसाइटी को एनलाइटेंड करती हैं, अवेयर करती हैं, और डिस्पोटिज्म को या रॉन्ग चीज़ों को या डिस्पोटिज्म या जो बहुत ही पावरफुल और जो बहुत ही रॉन्ग पीपल होते हैं उनको ख़त्म करती हैं। तो मर्शियर मतलब ये सेबेस्टियन थे, इन्होंने डिक्लेरेशन किया था ट्रेम्बल देयर फॉर ट्रायंट ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के तानाशाहो अब तुम्हें कांपने का समय आ गया है। और किससे कांपोगे? वर्चुअल राइटर से। जो राइटर्स हैं, किताबें पब्लिश करते हैं, उनसे जो है राजाओं के डरने का समय आ चुका है। अब यहाँ पे आपका अगला सवाल बनता है, ये आपका सवाल बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपका आएगा कि वाई डिड हिस्टोरियंस से फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। हिस्टोरियन जो है क्यों कहते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस की वजह से फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है? आप इसको एक्सप्लेन करिए। तो आपका बहुत सिंपल पॉइंट यहाँ पे रहेगा, आप कह दीजिएगा कि हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग प्रिंटिंग प्रेस की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है। तो हिस्टोरियन ने क्या कहा था, क्या पॉइंट रखे थे? इससे यहाँ से आपका सवाल बनाएगा कि मेनी हिस्टोरियंस हैव आर्ग्यूड प्रिंट कल्चर क्रिएटेड कंडीशन विद इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड। प्रिंट कल्चर की वजह से फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, कैसे होता है बताइए, क्या कनेक्शन था? तो आपका आंसर रहेगा कि प्रिंट कल्चर की वजह से यूरोप में क्या होता है, सबसे पहले प्रिंट कल्चर की वजह से जो अच्छे ऑथर थे उनके जो आइडिया थे वो सोसाइटी में पॉपुलर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास किताब आया, किताब में किसी अच्छे ऑथर के आइडिया आपने पढ़े, तो आपको उनके आइडिया पढ़ने से पता चलता है कि हमारे समाज में रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, कौन कैसे रूल कर रहे हैं, कौन कैसे रूल नहीं कर रहे हैं, क्या कंसंट्रेशन ऑफ पावर अच्छा है, क्या डिवीजन ऑफ पावर अच्छा है, क्या अकाउंटेबिलिटी अच्छी है। तो ऐसे ही जो एनलाइटनमेंट थिंकर थे या जो अवेयर या जो बहुत ही कॉन्शियस थिंकर थे, उनके जो आइडिया थे उसकी वजह से लोगों ने ट्रेडिशंस पे, सुपरस्टिशंस पे और डिस्पोटिज्म पे। ट्रेडिशंस का मतलब क्या होता है? सोसाइटी जो ट्रेडिशनली जो अब मतलब जैसे चलती आ रही है, जिसमें जाति के आधार पे, जिसमें स्टेटस के आधार पे लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, या सुपरस्टिशंस में क्या था कि किसी को मतलब बुरा कहा गया, किसी को अच्छा कहा गया, या जो तानाशाह टाइप के लोग थे। तो ये लोग जो थे इनके खिलाफ लोग होने शुरू कर दिए। कैसे? जब उन्होंने अच्छे ऑथर या कॉन्शियस ऑथर या एनलाइटेंड ऑथर किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। तो जो अच्छे ऑथर थे वो आर्ग्यूमेंट रखते थे कि रूल ऑफ रीजन, अगर हमारे ऊपर कोई शासन करे तो उसका कुछ लॉजिक होना चाहिए, है ना। उसके अलावा हमारे ऊपर कोई शासन करे तो कस्टम की वजह से नहीं कि आप राजा के परिवार से इसलिए आप हमारे ऊपर शासन करेंगे। तो रूल ऑफ रीजन होना चाहिए, न कि रूल ऑफ कस्टम होना चाहिए। और उसके अलावा हर चीज़ जो है जज होना चाहिए। जज का मतलब क्या होता है कि हमारे लिए शासन कौन सा अच्छा है, डिसीजन मेकिंग क्या है, रीजन और रैशनैलिटी के बेस पे कि हमें रूल कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कैसी है, हमारा उसमें रूल क्या है। तो रीजन और रैशनैलिटी के बेस पे सब चीज़ चेक होना चाहिए। उसके अलावा जो एनलाइटेंड थिंकर थे वो क्या करते हैं, चर्च को टारगेट करते हैं, क्योंकि जो चर्च था उस वक्त काफ़ी अनअकाउंटेबल था। चर्च जो है सारी बुराइयों का सेंटर था। उसके अलावा चर्च को टारगेट करते हैं, गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि एरोडिंग मतलब सोसाइटी में जो एक तरह से इनका रोल था चर्च का, गवर्नमेंट का, उसको ये लोग ख़त्म करते हैं, इरोड करते हैं। वाल्टेयर और रूसो ने उनकी किताबें जो है, वाल्टेयर रूसो यूरोप में बहुत ही फेमस मीन्स ये फिलोसफर थे और ऑथर थे। तो इनकी किताबें यूरोप में बहुत पढ़ी जाने लगती है। इनकी किताबों से लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया राजाओं के तौर तरीक़ों पर। तो कहीं ना कहीं राजा के खिलाफ अगर जनता होती है फ्रांस में, तो एनलाइटेंड थिंकर के आइडिया जो थे काफ़ी
रिस्पॉन्सिबल थे। दूसरा ये होता है कि प्रिंट की वजह से लोगों ने डिबेट डिस्कशन करना शुरू कर दिया। जैसे प्रिंट की वजह से पेपर वगैरह मार्केट में होता है, आप मार्केट में स्टोरी पढ़ते हो या आपके घर आता है पेपर, उसे पढ़ते हो, टेलीविज़न में डिबेट डिस्कशन देखते हो, तो आप अपने ओपिनियन डेवलप करते हो कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो प्रिंट कल्चर की वजह से लोगों ने डायलॉग और डिबेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने वैल्यूज़, नॉर्म और इंस्टीट्यूशंस के हमारे ऊपर जो रूल कर रहे हैं, जो सिस्टम हमारे ऊपर है, जो कंट्री में हमारी जो गवर्नमेंट है, वो अच्छी है बुरी है ना। तो लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ्स और आइडियाज़ पे कि हमारे जो प्रेजेंट में चीज़ें हैं वो कहाँ तक सही, कहाँ तक सही नहीं है। तो प्रिंट ने क्या किया, डायलॉग और डिबेट वाले कल्चर को प्रमोट किया। उसके अलावा नेक्स्ट आप यहाँ कह सकते हैं कि लिटरेचर ने क्या किया, जो प्रिंट कल्चर था, तो प्रिंट कल्चर में राजाओं के परिवार का रेडिकुलेशन किया गया। उनके मतलब जैसे जो राजा लोग थे जनता के जनता को वो मतलब सप्रेस करके, जनता को दबा करके जनता के पैसे लूटा किया करते थे। तो प्रिंट लिटरेचर ने क्या किया, राजा के या रॉयल्टी के परिवार का मजाक उड़ाया, मॉकिंग किया, उनको क्रिटिसाइज किया। उसके अलावा जो प्रिंट कल्चर था उसने क्या किया, एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर मीन्स उस वक्त की जो सामाजिक व्यवस्था थी, सोशल ऑर्डर था, उसको ये लोग चैलेंज करते हैं कि प्रेजेंट में जो सोसाइटी है वो रॉन्ग है, स्टेटस बेस्ड है, बर्थ के बेस पे किसी को मतलब बर्थ के बेस पे लोगों को यहाँ पे फैसिलिटी मिल रहा है, मेरिट के बेस पे नहीं मिल रहा है। तो राइटर्स ने क्या किया, कार्टून के माध्यम से, कैरिकेचर के माध्यम से मोनार्की को मॉकिंग किया, मोनार्की को बताया कि ये लोग जो है केवल प्लेजर में, सेंसुअल प्लेजर मीन्स अपने शरीर के खाने पीने का ध्यान देख रहे हैं, कॉमन पीपल सफ़र कर रहे हैं उसके बारे में केयर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लिटरेचर की वजह से वहाँ के जो लोग होते हैं हॉस्टाइल होते हैं, मतलब लोग अगर मोनार्की के खिलाफ होते हैं तो कहीं ना कहीं लिटरेचर का उसमें काफ़ी हद तक रोल था। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लोगों ने वॉल्टेयर, रूसो या डिफरेंट लोगों की आइडिया को पढ़ा और चर्च खिलाफ उन्होंने अपने ओपिनियन दिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो भी कुछ लिखा जाता था लोग उस पर बिलीव करते थे। लोग जो है उसको बिलीव करते थे अगर उनके हिसाब से जो लिखा गया है सही है, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ों को वो लोग क्रिटिसाइज भी करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिंट कल्चर के माध्यम से कैसे राज परिवारों का मजाक उड़ाया गया और कॉमन पीपल को दिखाया गया कि किस तरह से वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे अगला हेडिंग आता है, और आपका अगला हेडिंग है बहुत ही शानदार आपके मतलब टॉपिक थे जिन पे हम लोग डिस्कशन किए हैं। अब यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रेन, वुमेन और वर्कर। इसमें आप क्या तैयार करेंगे, इसमें आप तैयार कर लीजिएगा किस तरह से यूरोप में प्रिंट के जब यूरोप में एजुकेशन और लिटरेसी बढ़ जाती है, तो लिटरेसी बढ़ने की वजह से यूरोप में क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल ज्वाइन करना शुरू करते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए यूरोप में जो पब्लिशर थे वो किस तरह कंटेंट पब्लिश करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक्सप्लेन द कंटेंट विच वाज पब्लिश्ड बाय ऑथर्स फॉर द स्मॉल किड्स से। तो आप यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे कि छोटे बच्चों के लिए, जैसे वहाँ पे यूरोप में प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो जाता है, तो छोटे बच्चे जो है उनको एक इम्पॉर्टेंट रीडर के तौर पर देखा गया कि अगर अब ये बच्चे स्कूल जाएंगे तो इनके लिए किताबें होनी चाहिए। तो यूरोप में क्या हो गया कि बहुत सारे बुक को स्कूल टेक्स्ट बुक को पब्लिश किया जाने लगा। उसके लिए मतलब एक चिल्ड्रन प्रेस, मतलब स्पेशली बच्चों के लिए प्रेस बनाया गया जिससे कि बच्चों के लिए वो बुक पब्लिश किया जा सके। तो किस तरह कंटेंट पब्लिश हो रहे थे, एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे तो इसमें फेरी टेल्स, छोटे छोटे बच्चों के लिए जो कहानियाँ होती हैं, जैसे आप मोगली ओगली देखते हैं, छोटे बच्चों के लिए ऐसी कहानियाँ जो है कलेक्ट होती हैं। तो उसमें यूरोप में क्या होता है कि जो पब्लिशर्स थे छोटे छोटे बच्चों के लिए फेरी टेल्स और फॉक टेल्स मीन्स जो परियों की कहानियाँ होती हैं या जो ट्रेडिशनल स्टोरी होती हैं, जंगल की कहानियाँ होती हैं, उसको पब्लिश करना शुरू कर दिया। जर्मनी में ग्रिम ब्रदर्स थे, उन्होंने क्या किया, ट्रेडिशनल फॉक टेल्स को कलेक्शन किया। मीन्स जो गाँव किसान के लोग हैं, क्योंकि आप लोग जब प्राइमरी में पढ़ते थे या छोटे क्लास में पढ़ते थे तो आप लोग देखते थे ना कितने रूरल लाइफ को, कितने गाँव के सीन को या कितने सिंपल सीन को उसमें दिखाया गया था, तो आपका उसमें इंटरेस्ट बढ़ता था। तो ऐसे यूरोप में किया गया कि जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके लिए जो उनके लायक कंटेंट था उसको वहाँ पे पब्लिश होना शुरू होता है। उसके अलावा यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि देखो मेरी छोटी बच्ची वो भी चिल्ला रही है इससे सब चीज़ के लिए। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि छोटे बच्चों के लिए अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर वल्गर है, या जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे जो हैं उन किताबों या उन स्टोरी को नहीं पढ़ सकते हैं जिनको पढ़ने से उनको मेंटली काफ़ी नुकसान हो, तो यहाँ पे ये ध्यान रखा गया कि एनीथिंग दैट वाज कंसिडर्ड अनसुटेबल, जो छोटे बच्चों के लिए परफेक्ट नहीं था, उसको पब्लिकेशन नहीं किया गया। रूरल सीन को, रूरल स्टोरी को पब्लिश किया गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यूरोप में छोटे बच्चों के लिए किस तरह के कंटेंट पब्लिश हो रहे थे, फेरी टेल्स, फॉक टेल्स प्लस रूरल सीन, इस तरह से था। उसके अलावा प्रिंट कल्चर का जब सर्कुलेशन होता है तो महिलाएं जो थे एक इम्पॉर्टेंट रीडर्स और इम्पॉर्टेंट पब्लिशर्स बनती हैं। बहुत सारी महिलाएं जो है राइटर्स बन जाती हैं। उसमें से वो मतलब कई तरह के मैगजीन पब्लिश करती हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए मैगजीन पब्लिश होने शुरू होता है। उन मैगजीन में क्या लिखा था, उन मैगजीन में था कि महिलाओं को कैसे रहना चाहिए, उनके बिहेवियर कैसे होने चाहिए, उनको हाउस कीपिंग के कैसे रूल प्ले करने चाहिए। उसके अलावा
कई सारे जो नॉवेल्स थे 19th सेंचुरी में जब लिखे गए तो उसमें महिलाएं जो थे एक इम्पॉर्टेंट रीडर्स थे। जैसे और उसमें कुछ बहुत सारी फेमस महिलाएं नॉवेलिस्ट भी थी, जैसे जेन ऑस्टिन हो गई, ब्राउन सिस्टर्स हो गई, या जॉर्ज इलियट। तो ये मतलब फेमस नॉवेलिस्ट हुआ करते थे। देयर राइटिंग बिकेम इम्पॉर्टेंट इन डिफाइनिंग, मतलब जब महिलाओं ने नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिया तो इसका मतलब ये था कि अगर आप, क्योंकि उस वक्त महिलाओं का समाज में पब्लिकली आना बहुत मतलब चैलेंजेबल टास्क था, और वो किसी महिला का नॉवेलिस्ट होना बहुत टफ काम था। तो ये शो करता है कि महिलाएं जो हैं एक डिफरेंट पर्सनालिटी की हो रही हैं, या एक मतलब नॉवेलिस्ट होना मतलब उनके पर्सनालिटी का मजबूत होना, डिटर्मिनेशन आना, उनके अंदर एक नई थिंकिंग आना। तो यहाँ पे महिलाओं को आप इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से उनको हेल्प मिला। उसके अलावा लैंडिंग लाइब्रेरी मीन्स लोग जो है लाइब्रेरी को उधार लेकर के पढ़ना शुरू कर दिए, क्योंकि यूरोप में क्या था 19th सेंचुरी में, यूरोप में इंग्लैंड में होता क्या है कि जो फैक्ट्री में इंडस्ट्री में काम करने वाले और जो ऑफिस में काम करने वाले लोग थे, डिफरेंट क्लास के लोग, उनके लिए वर्किंग आवर कम हो गया। तो वर्किंग आवर कम होने की वजह से, जैसे लिखा है ना कि वर्किंग डेज वाज ग्रेजुअली शॉर्टेंड। अगर आपकी फैमिली में आपके गार्जियंस के काम करने के समय कम हो जाते हैं, या फैक्ट्री में काम वर्किंग टाइम कम हो जाता है, तो अपने फ्री टाइम में वो अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, आपके पास फ्री टाइम है अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, आप डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट स्टोरी को पढ़ेंगे। तो लैंडिंग लाइब्रेरी भी एक इंपॉर्टेंट टूल्स था मीन्स डिफरेंट चीज़ों को स्प्रेड होने का। तो आप इसमें से ये सारे पॉइंट दिखा सकते हैं। उसके अलावा आपका यहाँ अगला हेडिंग बनेगा कि प्रिंटिंग प्रेस में एक इंपॉर्टेंट इनोवेशन हुए थे, आप उसी को एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट इनोवेशन हैपेंड इन प्रिंटिंग प्रेस आफ्टर 18th सेंचुरी। तो आप यहाँ सिंपल कुछ जो इंपॉर्टेंट इनोवेशन हुए थे आप उसको यहाँ हाईलाइट करेंगे। कौन कौन से इनोवेशन हुए थे चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि मिड 19th सेंचुरी में एम हो अमेरिका के थे, इन्होंने क्या किया, पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस को इम्प्रूव किया। प्रिंटिंग प्रेस में जो हम इससे मतलब कोई टेक्निकल वाला पार्ट है इसको इन्होंने इम्प्रूव किया। इससे होता क्या है कि एक ही समय में 1 घंटे के अंदर 8000 शीट्स जो है पब्लिश होते हैं। दूसरी तरफ 19th सेंचुरी में ऑफसेट प्रेस का इम्प्रूवमेंट होता है। इसमें क्या था कि आप प्रिंटिंग प्रेस में एक साथ 6 कलर का यूज़ कर सकते हैं और 6 कलर को आप प्रिंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ों पर। उसके अलावा और नेक्स्ट क्या आता है इम्प्रूवमेंट, मेथड ऑफ फीडिंग पेपर। जैसे आप देखते हैं ना कि हम कोई चीज़ प्रिंट आउट निकालते हैं तो हम सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस के अंदर मशीन के अंदर पेपर फीड करते हैं, तो उसका भी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो प्रिंटिंग के अंदर क्या क्या, उसके अलावा यहाँ क्वालिटी ऑफ प्लेट बेटर हुआ, या ऑटोमेटिक पेपर रील जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस में क्या क्या इनोवेशन होते हैं, सिलेंड्रिकल प्रेस होता है, उसके अलावा ऑफसेट वाला होता है, उसके अलावा आपका यहाँ पे मतलब फेडिंग पेपर क्वालिटी इंप्रूव होता है। तो ये आप दिखा दीजिएगा कि 18th सेंचुरी के बाद यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस के अंदर कौन कौन से चेंजेस हुए थे, ये था। उसके अलावा कई सारे मतलब और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होते हैं, तो मैं अब से 1-2 दिन के अंदर आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा।